स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा अब शुरू होने वाली है 1 फरवरी से। डेट भी आ चुका है और ये कुछ प्रश्न हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे, यानी कि 2023 के ये एग्ज़ाम्स में जो पेपर आए थे हिस्ट्री के, तो ये उसी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। हिस्ट्री का है, क्लास 12 का है, यानी कि 12th क्लास के हिस्ट्री के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे कि आपको इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि पेपर किस लेवल का है या कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं या कैसे प्रश्न यहाँ पे आए थे 2023 के पेपर में। तो इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि 100 तक के प्रश्न हैं, 1 से 100 तक के, और उसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक ही सही होता है। और उनमें से उन 100 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है। तो और यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का है, यानी कि आप 50 प्रश्न करेंगे 50 नंबर का होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न को। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जजिया कर किससे लिया जाता था। आप जानते हैं कि जजिया कर मुग़ल यानी कि राज में लिया जाता था और जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया कर क्या था कि गैर मुसलमानों से अकबर के जो मुग़ल कालीन जो शासक थे वो जजिया कर लेते थे, यानी कि जो उनके राज्य में मुसलमानों को के अलावे और भी जो धर्म के लोग रहते थे या अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, जैसे हिंदू या अन्य जो धर्म के लोग थे जिनसे जजिया कर लिया जाता था कि वो लोग जो है कि अपने धर्म का पालन कर सकते थे स्वतंत्रता पूर्वक। राज्य के द्वारा उन्हें संरक्षण भी प्राप्त किया जाता था, प्रदान किया जाता था, और उसके बदले में एक टैक्स लिया जाता था जिसे जजिया कर कहते थे। तो जजिया क्या था, तो एक प्रकार का टैक्स था, और वो किससे लिया जाता था, तो जिम्मियों से लिया जाता था, यानी कि गैर मुसलमान जो प्रजा थी मुग़ल राज्य में उसको जिम्मी कहते थे। यानी कि मुसलमानों से किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, लेकिन जो गैर मुस्लिम जो लोग थे वहाँ पे उनसे जजिया कर लिया जाता था, और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये भी ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। और इस तरीके से देखते हैं लखनऊ जो ऑप्शन में है, यानी कि गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, जबकि गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। कानपुर भी गंगा के किनारे ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कबीर किसके शिष्य थे, ये अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न 3 है, कबीर किसके शिष्य थे। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, कबीर किसके शिष्य थे, तो देखिए रामानंद के कबीर जो है कि शिष्य थे, और वो एक जो है कि निर्गुण विचारधारा के कवि थे, यानी कि निर्गुण भक्ति के वो संत थे। और इसके नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो आप जान सकते हैं कि भारत में 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जब मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी। तो इस तरीके से 1853 में भारत में पहली बार रेलवे की पहली ट्रेन चली थी, और 1853 में ही भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो गुजराती भाषा में है, और उसका नाम है हिंद स्वराज नाम से महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को लिखा है, गुजराती भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में, और ये किसके द्वारा की गई थी, तो आप जान सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, लॉर्ड कर्जन। और अंततः जो है कि जब बंगाल विभाजन किया गया था तो उस समय भारतीय क्रांतिकारियों ने, या फिर ये कहें कि पूरे बंगाल के लोगों ने इसका विरोध किया, और स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे इसके विरोध में। और अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी करना पड़ा था, यानी कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और 1911 में फिर से इसे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1906 एक देखिए यहाँ पे डेट है, इससे संबंधित बातों को जान लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारत में दलीय प्रणाली की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से। एवो ह्यूम यानी कि एलन एक्टोबियम ह्यूम, ये एक व्यक्ति का नाम था जो एक अंग्रेज रिटायर्ड जो है सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, और इन्हीं ने यानी कि इनके सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को।
और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसका जो पहला जो अधिवेशन हुआ था यानी कि मुंबई के गोकुल तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में इसके स्थापना हुई, इसके लिए अधिवेशन जो हुआ था और उसमें कुल जो है कि 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट इसके प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत में गणतंत्र कब भारत को किया गया था, यानी कि किस वर्ष यहाँ पे संविधान लागू किया गया था? और आप जानते हैं कि जब भारत में संविधान लागू हुआ और उस समय से भारत जो है कि गणतंत्र हो गया 1950, इसके लिए सही जवाब होगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। और इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो इसका सही जवाब है सुरकोटदा से। ये सुरकोटदा यहाँ लिखा हुआ है, सुरकोटदा भी कहते हैं, सुरकोटदा। तो यहाँ से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और आप जान सकते हैं कि ये हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से संबंधित। लोथल भी आप देख सकते हैं, ये लोथल जो वहाँ का लोथल ये गुजरात में पड़ता है, जबकि कालीबंगा ये राजस्थान में है। और ये सभी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी हड़प्पा कालीन सभ्यता यानी कि स्थल है ये। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, लोथल जो है कि ये गुजरात में था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? और इसका सही जवाब है यानी कि मनुस्मृति जो है वो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, 11वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? 11वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। जबकि आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? इतना तो क्लियर है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी, यानी कि जो रखालदास बनर्जी थे और उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और यहाँ से अब नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? देखिए अभी इसके पहले हमने बताया कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, 13वां प्रश्न है। और कालीबंगा जो है वो कहाँ है? तो राजस्थान में है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? गोदी ये कहाँ से मिला है? जो गोदीवाड़ा होता था वो कहाँ से मिला हुआ है? तो लोथल, यानी कि गोदीवाड़ा का मतलब जहाँ पे जो व्यापारिक जहाज़ें जहाँ लगा करती थी, तो वो कहाँ से मिला है? यानी कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था और ये लोथल गुजरात में है और ये वहाँ से गोदी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? ये 15वां प्रश्न है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का ही ये नाम है, तो उसके प्रमुख देवता कौन थे? और आप ऑप्शन को देख सकते हैं और इसका सही जवाब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या है? शिव इसका सही जवाब होगा, यानी कि वहाँ के शिव जो हैं वो प्रमुख वहाँ के देवता थे। और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि अशोक का संबंध ये किस वंश थे? अशोक किस वंश के शासक थे या किस वंश के सम्राट थे? तो हम जानते हैं कि अशोक जो हैं कि वो यानी कि गुप्त वंश के मौर्य वंश के संस्थापक ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और मौर्य वंश के बाद ही गुप्त वंश वहाँ पे आया था। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसी वंश के सम्राट अशोक भी थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो एक यात्री के तौर पे यानी कि आए थे भारत में, और ये किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज जो हैं, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय बिताया था। और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक अपनी एक जो है कि दस्तावेज जो लिखा था, जो भारतीय इतिहास विशेष करके चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि मौर्य वंश के इतिहास को जानने का एक प्रमुख जो है कि वो स्रोत हैं। इन्होंने इंडिका नामक अपनी एक जो दस्तावेज लिखा था, जो इंडिका नामक पुस्तक के नाम से जाना जाता है। तो इंडिका की रचना भी इसी मेगास्थनीज ने ही किया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? 18वां प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि इसके लिए सही जवाब होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति इसका संबंध किस गुप्त शासक से माना जाता है? और इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त, इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय किसे कहा गया है, तो सम्राट अशोक इसके लिए सही जवाब है। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। और जबकि समुद्रगुप्त को आप देख सकते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इसके बाद से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं, ये बिंदुसार भी मौर्य वंश के थे। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। 21वां प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब होगा। सुभाष चंद्र बोस का यह नारा है जय हिंद। नेक्स्ट है कि अकबर के राजस्व व्यवस्था, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था। यानी कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था का प्रभारी कौन था, या उसका राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी। तो आप जानते होंगे काफ़ी चर्चित ये व्यक्ति है, टोडरमल इसके लिए सही जवाब है। यानी कि अकबर की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें टोडरमल की जो ये भू राजस्व व्यवस्था है काफ़ी प्रसिद्ध है। बीरबल जो उनके इनका नाम जो है कि महेश दास था, ये मान सिंह और ये बैरम खान, ये सभी जो है कि अकबर के दरबार से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। और ये किस नदी के किनारे हैं ताजमहल, तो यमुना नदी के किनारे हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं, यमुना नदी इसका जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो उसके प्रथम जो शासक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही होंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। 26वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी ये किसने प्रदान की थी। 26वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि नेक्स्ट प्रश्न है आप देख सकते हैं 27वां प्रश्न है कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की थी। 27वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, तो मज्म उल बहरीन की रचना ये किसके द्वारा की गई थी। और इसका सही जवाब है यानी कि दारा शिकोह ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था। यानी कि लिंगायत आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था ये बताना है। आप यहाँ से देख सकते हैं अब, तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव जो हुआ था ये हुआ था कर्नाटका से, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था, तो इसका सही जवाब यहाँ से देख सकते हैं। और ये कुल 14 वर्षों तक इब्न बतूता जो है कि वो भारत में रहा। इब्न बतूता के विषय में आप जानते हैं कि ये मोरक्को यात्री था, यानी कि मोरक्को का रहने वाला था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता ने जो है कि एक पुस्तक भी लिखी है, और जो इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी है यानी कि उसका नाम रेहला है। रेहला नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखा है जिसमें भारतीय तत्कालीन जो है कि भारतीय समाज के विषय में जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था। ये 30वां प्रश्न है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था। और इसका सही जवाब है 1817 में। नेक्स्ट है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। 31वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं और इसका सही जवाब है यानी कि अशोक ने धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था। धम्म यानी कि अशोक का एक धर्म था और उसके लिए अशोक ने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न आप देख सकते हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। 32वां प्रश्न है, महाभारत की रचना ये किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की जो रचना हुई थी यानी कि वो संस्कृत में हुई थी। सही जवाब है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद से नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये 34वां प्रश्न है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। यानी कि गया ये जो पहले उसका नाम गया था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उस जगह पे हुई पीपल वृक्ष के नीचे, तो उसका नाम बोध गया हो गया। अब जानते हैं कि बोध का मतलब यानी कि ज्ञान होता है, और यानी कि बोध गया में हुआ था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी जो प्रश्न हैं वो 2023 के हिस्ट्री के पेपर में पूछे गए थे क्लास 12 के। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि अब देखिए बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। तो चारों ऑप्शन जो हैं, ये चारों जो स्थल हैं वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, यानी कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और नेक्स्ट है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। देखिए ये 35वां प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो आप देख सकते हैं कि बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि वेदों की संख्या। देखिए बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये जो ऑप्शन राहुल दिया गया है वो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था, जो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यशोधरा नामक राजकुमारी से उनकी शादी हुई थी और उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। और नेक्स्ट है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। अशोक का धर्म काफ़ी प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। और प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। और ये धर्म क्या था। अशोक का धर्म काफ़ी प्रचलित है, यानी कि अशोक का धर्म क्या था। तो अशोक का एक प्रकार का धर्म था जिसका अशोक ने काफ़ी प्रचार प्रसार कराया, यानी कि ये अशोक का एक के द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का धर्म था जिसमें अशोक ने धार्मिक बातों का उल्लेख किया है और उसे अपने प्रजा पर मानने के लिए या प्रजा के समक्ष रखा, और जिसके प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति भी की थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। देखिए सभी जो प्रश्न हैं सभी सिलेबस से हैं और काफ़ी आसान भी हैं। आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो इसमें देख लीजिए अकबरनामा जो है इसके लिए सही जवाब है। अकबरनामा यानी कि जिसमें अकबरनामा की रचना जो की थी यानी कि अबुल फजल के द्वारा किया गया था और उसमें आदम से लेकर के अकबर के शासनकाल तक का इतिहास मिलता है। आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो आईने अकबरी में भूमि को कुल 4 प्रकार में भूमि को बांटा गया था, यानी जिसमें कि परती एक नाम था, पहला जो नाम था उसमें परती था, दूसरा पोलज था, तीसरा है चच्चर और चौथा जो नाम था उसका नाम था यानी कि चौथी जो प्रकार थी भूमि की उसे बंजर कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आईने अकबरी में यानी कि आईने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने की थी। और आईने अकबरी क्या है तो अकबर के शासनकाल का इतिहास है और अबुल फजल ने इसकी रचना की थी, यानी कि ये अकबर के जो दरबारी कवि थे और उसमें भूमि को कुल 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ सब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है आप देख सकते हैं इसके बाद कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था। मुगल दरबार में अभिवादन करने का तरीका भी था और उसमें से कौन इसका सही जवाब होगा आप देख सकते हैं। उसमें देखिए उसमें जो कॉर्निश प्रथा थी, सजदा प्रथा थी और फाइबोस, ये सभी जो है कि अभिवादन के तरीके थे, यानी कि इनमें से सभी इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि अलबेरुनी का जन्म कहाँ हुआ था। अलबेरुनी जो कि भारत आया था यानी कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था और अलबेरुनी ने किताब लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद। तो ये बताना है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो ख्वारिज्म में उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था जो लागू हुई थी तो उसे कहाँ लागू किया गया था, ये 42वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि उसे मुंबई एवं मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो अब नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। महलवाड़ी ये बंदोबस्त था यानी कि सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त आया था जिसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि मुंबई और मद्रास में लागू हुई थी। महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब हुआ कि अब व्यवस्था बदल गई और उसमें एक गांव को कई महलों में बांटा गया और वहाँ पे महल के हिसाब से जो है कि अब वहाँ से टैक्स वसूले जाते थे यानी कर वसूले जाते थे। तो महलवाड़ी व्यवस्था ये लागू कहाँ हुई थी ये बताना है। तो इसका सही जवाब है यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में ये व्यवस्था थी यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था थी। नेक्स्ट यहाँ से है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, यानी कि जो संथाल का विद्रोह हुआ था जिसमें बिरसा मुंडा जो हैं कि वो मुख्य भूमिका में थे, यानी कि जो मुंडा विद्रोह थे
तो ये उसका मुख्य नायक नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा ही इसके नायक थे, यानी कि सही जवाब इसका है। जबकि अगर संथाल विद्रोह पूछे तो उसके सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया, 45वां प्रश्न है। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब है कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, कहाँ किया गया, कब किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया का गठन, तो इसका सही जवाब है, यानी कि 46वां प्रश्न है और सही जवाब है 1767 में इसका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, और इसका सही जवाब है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तलवंडी जो है कि ये किसका जन्म स्थान है, काफ़ी ये चर्चित प्रश्न है, और गुरु नानक का जन्म हुआ था वहाँ पे तलवंडी में, जो सिख संप्रदाय के थे। और जबकि ये देखते हैं कि कबीर का जो जन्म हुआ था ये बनारस में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न आप देख सकते हैं अब कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, 49वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है कि बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल शासक थे। और ये हमारे जो देश में 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो ये सैनिक 1857 की क्रांति का नेतृत्व भारतीयों की ओर से बहादुर शाह जफर ने किया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने कैद करके उन्हें रंगून भेज दिया था, जहाँ वहीं पे 1872 में उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, 1869 में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, 51वां प्रश्न देख सकते हैं आप, और इसका सही जवाब है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने इसे कहा है कि एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट यहाँ से है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे 52 नंबर ये प्रश्न है, और कानपुर इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी, स्वेज नहर, इसमें सबसे ज़्यादा लाभ इसको मिस्र को होता है इससे, तो व्यापार हेतु ये कब खोली गई थी, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है, और 1869 में स्वेज नहर को यानी कि खोला गया था। नेक्स्ट यहाँ से है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये 54 प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई इसके लिए सही जवाब है, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब है, यानी कि 1872 में यानी की गई थी, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसे शुरुआत किया गया था। 1881 से भारत में जो है कि रेगुलर जनगणना हुई थी, यानी कि नियमित जनगणना की गई थी। और नेक्स्ट है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो उसका नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। और इसके बाद से हम देख सकते हैं कि इसका अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, दांडी यात्रा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और जिसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग किया था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, और आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी इसके सही जवाब होंगे, यानी कि 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। और नेक्स्ट यहाँ से 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया हुआ था, ये देख लीजिए 58वां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, और उन्होंने किसानों की समस्या को सुना समझा और उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। और इसके बाद से नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम बताना है, कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है, तो मोनिया उनका ये सही जवाब है। ऐसे महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है कि वो मोहनदास करमचंद गांधी था, और उनके पिता का नाम था ये मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा कुछ सुधार की आवश्यकता है, यानी कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था इसमें पूछा है, तो ये मोनिया ये बचपन का नाम था, और ऐसे उनका पूरा नाम जो है महात्मा गांधी का वो मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसे MK गांधी भी कहा जाता है। तो इसके बाद से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखिएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में, 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चला था।
और असहयोग आंदोलन जो है कि पहला जन आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था। और इस पर मुख्य रूप से इसका मकसद था कि अंग्रेज़ों में यानी कि सहयोग नहीं करना, यानी कि उसका असहयोग करना, और इसमें भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं की होलिका भी जलाई गई थी और भारत के छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया था और पूरे जो है कि तौर पे अंग्रेज़ों का इसमें विरोध किया गया था। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। 61वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आप देख सकते हैं 61वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है बनारस में। और नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। निजामुद्दीन औलिया, ये सूफी संतों से रिलेटेड ये प्रश्न है और ये सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, और उनका जन्म कहाँ हुआ था देख सकते हैं दिल्ली, इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि किताब और रहला ये किसका यात्रा वृत्तांत है। 63वां प्रश्न है, यानी कि रहला आप यहाँ से समझ सकते हैं कि रहला किसका यात्रा वृत्तांत है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं और रहला हमने बताया था कि इब्न बतूता ने लिखा था, इसका सही जवाब है ये। नेक्स्ट है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। यानी कि मध्य युग में जो यात्री आए थे उनका सरताज किस यात्री को कहा जाता है, और इसका सही जवाब है यानी कि मार्को पोलो को। अगला है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानते हैं कि वो अपनी गुस्सैल प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है और इब्न बतूता भी इससे बहुत ज़्यादा डरता था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देखिए यहाँ से, इसके बाद से अब नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि फ्रांसिस बुकानन ये कौन थे। फ्रांसिस बुकानन कौन थे ये आपको बताना है। फ्रांसिस बुकानन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, सैनिक थे, गायक थे, अभियंता या फिर ये सर्वेक्षक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि फ्रांसिस बुकानन जो है कि एक सर्वेक्षक थे, यानी कि। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो रैयत होते थे यानी जो किसान होते थे वही भूमि के स्वामी होते थे। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसका सही जवाब है यानी कि किसान, जिसको रैयत भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है कि सिद्धू कान्ही ने किसका नेतृत्व किया था। सिद्धू और कान्हू ये भाई थे और उन्होंने संथाल विद्रोह का यानी कि संथालों का नेतृत्व किया था। आप जान सकते हैं कि संथाल जो विद्रोह हुआ था 1855-56 के समय में हुआ था, और इसमें सिद्धू और कान्हू जो दो भाई थे इन्होंने संथालों का नेतृत्व किया था। ऐसे सिद्धू कान्हू जो है कि 4 भाई थे, इनके 2 और भाइयों के नाम थे चांद और भैरव। इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी के नाम से भी जो मशहूर हैं, तो उनको और किस नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन भी हैं और इसका सही जवाब है जो उनका नाम है, इनमें से देखिए छबीली भी कहते थे उनको, मनु उनके बचपन का नाम था और मणिकर्णिका भी उनका नाम है, यानी कि इनमें से सभी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। ये ऑप्शन है आपके सामने देख सकते हैं और इसका संबंध है डलहौजी से है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, और इसका सही जवाब है यानी कि बाबर। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी और पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी कि जो 1526 में हुआ था, इसी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और नेक्स्ट है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। 72वां प्रश्न है, अकबर किस पर जो है कि अधिकार नहीं कर सका था। इसका सही जवाब है यानी कि बी नंबर, यानी कि मेवाड़ पर वो अधिकार नहीं कर पाया था। दीन ए इलाही ये अकबर का धर्म था और अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो अकबर से संबंधित हैं। अब यहाँ पे कुछ चर्चा जरूरी है कि आखिर ये दीन ए इलाही क्या था। दीन ए इलाही का मतलब था कि अकबर ने, चूँकि आप जानते हैं कि अकबर काफ़ी सहिष्णु शासक था और इसलिए अकबर की विद्वता और अकबर की जो सहनशीलता थी, यानी कि उसके राज्य में हिंदू, मुस्लिम और अन्य सभी धर्मों के लोग रहते थे और वो सबको संरक्षण देता था। अकबर ने अपने राज्य में एकता और भाईचारा को बढ़ाने के लिए उसने सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ थी उसको अपनाया और उसी का पालन अपने प्रजा से कराया, और इसी का उन्होंने नाम दिया था दीन ए इलाही। मतलब दीन ए इलाही क्या था, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक जो है कि एक अभियान था, यानी कह सकते हैं कि धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को समेटा गया था।
तो अकबर ये अकबर से संबंधित हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। 74वां प्रश्न है तुजुक ए बाबरी, इसके लेखक कौन है। आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है, यानी कि इसका सही जवाब अब क्या हो सकता है, तो बाबर इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, ये 75वां प्रश्न है। और इसका सही जवाब है औरंगजेब, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट यहाँ से है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, और इसका सही जवाब है उसे सरकार कहते थे। नेक्स्ट है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। ये 77वां प्रश्न है। हम्पी यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, वहाँ का प्रसिद्ध स्थान था ये, और ये इसको यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1986 में। और नेक्स्ट है कि तेलानी रामन का संबंध किस साम्राज्य से है। तेलानी रामन यानी कि ये विजयनगर से संबंधित है, यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलानी रामन रहते थे, तेलानी राम। और ये विजयनगर के एक राजा थे, काफ़ी प्रतापी शासक हुए वहाँ के। तो इसका सही जवाब यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि हरिहर व बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 इसके लिए सही जवाब होता है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर व बुक्का, दो भाइयों ने, और इन्होंने संगम वंश की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है कि नानक का जन्म स्थान कहाँ है। नानक का जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। और 1942 में, ये अगला प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन हुआ था 1942 में। 81वां प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे। वो 2 साल तक वो जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इसका सही जवाब है यानी कि 1938 और 1939 में। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि नेक्स्ट प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी, जिससे कि जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था, रॉलेट एक्ट ने जिस पर जनरल ओडायर ने जिस पर गोलियां चलवा दी थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये देख सकते हैं आप 84 नंबर प्रश्न है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था, तो इसका सही जवाब है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। 86वां प्रश्न है ये। और मुस्लिम लीग ने जो अपना मुक्ति दिवस मनाया था वो 22 दिसंबर 1936 को मनाया था। सॉरी, देख सकते हैं आप इसमें ऑप्शन है, इसमें देखिए सभी जो है कि 22 दिसंबर हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ये वर्ष पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो 1939 को मनाया था, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। माउंटबेटन योजना जो लागू की गई थी, यानी कि तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे लागू किया था और उसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन इसके लिए सही है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन ए सही होगा। और नेक्स्ट है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था, 88वां प्रश्न है ये। और इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने इसके लिए प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस भी मनाया था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये 89वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये उसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद से अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध यानी कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, ये बताना है। ये महावीर स्वामी जो है कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। तो उनकी माँ का नाम बताना है और उनकी माता का नाम त्रिशला था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में, जब बाबर भारत में आया था और उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध
ये तो बता दिया कि 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। मुगल काल में सिंचाई की व्यवस्था क्या थी। तो देखिए कुआं, नहर, तालाब और ये सभी जो है कि वहाँ पे सिंचाई के प्रमुख साधन थे। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। बाबर ने जो कौन सा ग्रंथ लिखा है, देखिए बाबरनामा है। और अकबरनामा की रचना जो है कि वो अबुल फजल ने किया था। हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम का है, यानी कि जो हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश नहीं है। विजयनगर पे कम से कम 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें संगम वंश है, तुलु वंश है, सुलु वंश है और इनमें से सभी, यानी कि ये सभी जो हैं। और एक लास्ट वाला जो वंश था उसका नाम है अराबिडू वंश। अराबिडू ये चौथा वंश था, वहाँ का राजवंश था। और देख लीजिए अब यहाँ से ख़त्म ही होने वाला है। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी। पंपा देवी को वहाँ के लोग स्थानीय देवी के रूप में पूजते थे। और ये देखिए 99वां प्रश्न है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। इसका सही जवाब है यानी कि कृष्णदेव राय। और हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, ये अगला प्रश्न है। और इसमें से सही जवाब है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति या इनमें से सभी। तो इसमें से सभी इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो ये 2023 के यानी कि पेपर में आने वाले हिस्ट्री के प्रश्न थे, जो क्लास 12 के यानी कि 12वीं क्लास के हिस्ट्री में आए थे, पूछे गए थे। और ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।